हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्यकालीन वास्तुकला। ठीक है, आप जैसा कि फिगर में देख पा रहे होंगे, ये अशोक स्तंभ है। ठीक है, और ये एक मौर्यकालीन स्तूप है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनते जाना है और इसको आप अपनी कॉपी पर बना सकते हैं। ये सिर्फ हेल्प है, आप इसको देख करके कॉपी पर लिखने की कोशिश कीजिए। ऐसे एक दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन याद रखिए कि हाथ तभी तेज चलेगा जब दिमाग में कंटेंट का स्टॉक गहरा होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक सुनिए ताकि आपके पास वो शब्द हों जो कि इस आंसर को लिखने के लिए ज़रूरी है। और जब आप इसको हाईलाइट करें तो जो आपका कॉपी जांच कर रहे हैं उनको पता चले कि ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ कॉपी को भरा नहीं है, बल्कि इसको सही में इसके बारे में जानकारी है। और ये शब्द आप कितनी बार भी रटें, आपको नहीं याद होगा। इसलिए इससे बेहतर है कि आप इसको 2-4 बार सुनिए वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम लोग वास्तुकला शुरू करते हैं। मौर्य शासकों ने वास्तुकला की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम मौर्य काल से ही पाषाण व काष्ठ वास्तुकला के स्पष्ट दर्शन प्राप्त होते हैं। मौर्यकालीन कलाकृतियों में राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप तथा गुहा स्थापत्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का महल के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया गया है, बहुत ज़्यादा नहीं बताया है, लेकिन हम उसको जानकारी के तौर पर देते हुए चलेंगे। मौर्य काल में वास्तुकला का सर्वप्रथम उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य का महल माना जाता है। मेगास्थनीज के अनुसार यह संसार के राजकीय भवनों में सबसे सुंदर था। वर्णन के अनुसार इसके स्तंभों पर स्वर्णिम अंगूरी लताएं थीं जिन पर चांदी की चिड़िया कलोल करती थी। अब देखिए अशोक स्तंभ को आप पहले भी देखे होंगे, लेकिन जनरली हम लोग इतनी ही आकृति देखते हैं, इस नीचे वाले को नहीं देखते। ठीक है, तो इसको देखिए ध्यान से। ये शेर आकृति है, ये जो पोर्शन है ये अवांगमुखी कमल है, और ये गावदुई लाट है। ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो ये इजी है, इसको आप अपनी कॉपी पर बना सकते हैं। आगे देखिए, मौर्य काल की कलात्मक कृतियों में अशोक के स्तंभों का उच्चतम स्थान है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार अशोक के स्तंभ ललित कला के क्षेत्र में मौर्यों की उच्चतम सफलता के प्रतीक हैं। इन स्तंभों का आधार चौड़ा होता था और वह क्रमशः ऊपर की ओर पतला होता जाता था। स्तंभ के ऊपरी भाग को शीर्ष और निचले चौड़े भाग को गावदुम लाट कहा जाता था। ठीक है, आप देखें यहाँ पे ये गावदुई या गावदुम लाट है। शीर्ष पर चौकी या घंटे की आकृति होती थी जिसे अवांगमुखी कमल कहा गया है, और इसी चौकी पर किसी पशु की आकृति निर्मित होती थी, जैसे सारनाथ स्तंभ पर 4 शेर तथा रामपुर स्तंभ पर बैल है। सभी स्तंभों में सारनाथ स्तंभ शीर्ष सबसे अलग व अनोखा माना गया है। इसके प्रतीकात्मक अर्थ में 4 शेर चारों दिशाओं में शक्ति के प्रतीक है। शेरों की अहिंसक मुद्रा शक्ति के साथ संयम का संकेत देती है। ठीक है, ये जो शेर है वो अहिंसक मुद्रा में है, तो शक्ति के साथ संयम दिखा रहा है। और चक्र जीवन की गतिशीलता एवं नैतिक मूल्यों का प्रतीक है। इसी कारण भारत सरकार ने इसे राज चिन्ह बनाया, जो भारत की संस्कृति, विदेश नीति, भारतीय मूल्यों व आदर्शों के साथ सांस्कृतिक निरंतरता को प्रदर्शित करता है। आप इस वीडियो को जब पहली बार सुन रहे हो तो बिल्कुल कोशिश नहीं करना है इसको लिखने का। आप 1 से 2 बार इसको सुनिए, जब थोड़ा बहुत समझ में आने लगे तब इसमें से कुछ फिगर्स को अपनी कॉपी पर बनाइए। ठीक है, तो मौर्यकालीन स्तूप ये भी बहुत सिंपल है, बन जाता है कॉपी पर। तो ये देखिए इधर से प्रवेश द्वार है। ऐसे इस टाइप का कोई स्तूप आप घूमे हो तो और आसानी से समझ जाइएगा। प्रवेश द्वार है, ये पहला जो होता है वो वेदिका, ये प्रदक्षिणा पथ है। फिर मेधी चबूतरा है, ये जो गोल है अर्ध गोल, ये अंड है। इसके ऊपर ये वाला पोर्शन हर्मिका है, ये वाला पोर्शन यष्टि है, ये छत्र है। ठीक है, इस टाइप का स्तूप घूमे ही होंगे जरूर। आगे देखिए, स्तूप पत्थर या ईंटों से निर्मित अर्धगोलाकार गुंबद वाली संरचना है। इसका उद्देश्य किसी पवित्र स्थल को स्मारक बनाना या बुद्ध अथवा किसी बौद्ध संत के अवशेषों को प्रतिष्ठित करना था। अशोक द्वारा निर्मित प्रारंभिक स्तूपों में सांची का स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। इसके मूल स्तूप की चारों दिशाओं में लकड़ी की रेलिंग थी और चारों दिशाओं में 4 द्वार भी बनवाए गए थे। स्तूप में अंड के ऊपर समतल शीर्ष पर हर्मिका नामक संरचना होती थी, जो भी आप फिगर में देखें, जहां बुद्ध या उनके किसी शिष्य के पवित्र अवशेष या उपयोग में लाई गई सामग्री रखी जाती थी। यही स्तूप का सर्वाधिक पवित्र भाग होता था। स्तूपों में अलंकरण के साथ बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न चित्रों का अंकन भी मिलता है। अब देखिए मौर्यकालीन गुहा स्थापत्य।
मौर्य काल में पत्थरों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय में बराबर की पहाड़ी तथा नागार्जुन की पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए। इन गुफाओं की भित्तियों और छतों पर चमकीली पॉलिश का उल्लेख मिलता है। अब पढ़िए विदेशी प्रभाव का प्रश्न। बहुत लोग एलिगेशन लगाए हैं कि ये भारतीय नहीं हैं, बहुत का कहना है कि नहीं भारतीय हैं। तो चलिए विदेशी प्रभाव के बारे में कौन क्या कहता है उसको एक बार देख लीजिए। जब आप लिखते रहिएगा तो ये सब तर्क और रेफरेंस जरूर दीजिएगा, ठीक है। विदेशी प्रभाव के पैरोकारों में स्मिथ प्रमुख है, जिसका कहना है कि ये विदेशी प्रभाव से बना हुआ है। उन्होंने यह तर्क दिया कि भारत में मौर्य काल से पूर्व वास्तुशिल्प में पाषाण का उपयोग नहीं होता था, इसलिए मौर्य शिल्पकला विदेशी परंपरा का अनुकरण है। सारनाथ को विदेशी कलाकारों विशेषकर ईरानी की अनुकृति मानने का आधार यह बताया गया है कि लगभग 1 शताब्दी बाद सांची के दक्षिण तोरण द्वार पर ऐसी ही मूर्ति बनाने का प्रयास किया गया, जो कि असफल हुआ, ठीक है। डॉक्टर स्पूनर ने मौर्यकालीन हॉल को पर्सिपोलिस के 100 स्तंभों का नकल माना है, ठीक है। इनका भी नाम याद रखिएगा। डॉक्टर स्पूनर, उसका क्या कहना था कि मौर्यकालीन जो हॉल था वो पर्सिपोलिस के 100 स्तंभों के नकल था तथा अशोक स्तंभ के शीर्ष फलक पर उत्कीर्ण पशु मूर्तियों की निर्माण शैली पर ईरानी कला शैली का प्रभाव भी माना गया। इसके विपरीत अब देखिए इंडियंस जो इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार भारतीय कलाकार अशोक के पहले यज्ञ स्थल के रूप में काष्ठ स्तंभ रचते रहे और अशोक के शिल्पियों ने केवल काष्ठ के स्थान पर पाषाण का प्रयोग किया, ठीक है। फिर हैवेल का क्या कहना है। हैवेल के अनुसार उल्टे कमल वाले स्तंभ का शीर्ष भाग ईरानी ढंग की घंटी नहीं बल्कि विष्णु के कमल का फूल है। मौर्य स्तंभों में हाथियों, बैलों आदि की मूर्तियां, देसी बलुआ पत्थर का प्रयोग तथा कहीं अन्यत्र ना पाई जाने वाली चमकीली पॉलिश भी मौर्य कला के भारतीय होने की ओर संकेत करता है। इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि विदेशी या स्वदेशी किसी एक ही दृष्टिकोण पर पहुंचना एकांगी होगा, मतलब कि एक तरफा आप सोच रहे हैं। ईरानियों से संबंध व संपर्क के कारण कला के क्षेत्र में परस्पर आदान प्रदान स्वाभाविक रहा होगा। इस भाव में कहा गया है कि भले ही मौर्य कलाकारों के हाथ ईरानी थे किंतु उनका हृदय स्वदेशी था, अर्थात तकनीक व कलाकार भले ही विदेशी रहे हों पर कला की विषय वस्तु विशुद्ध भारतीय थी। मौर्यकालीन स्तंभ वास्तुकला स्वरूप और विशेषताएं, बस 2 लाइन है, ज़्यादा नहीं है। स्तंभ मौर्यकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं और अभिलेखों में इन्हें धर्म स्तंभ कहा गया है। ये एक लंबी शिला को तराश कर बनाए गए अर्थात एकाश्मक थे, ठीक है। प्रत्येक स्तंभ लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था जिसकी सामान्य ऊंचाई 12 से 14 मीटर तथा वजन लगभग 50 टन बताया गया है। स्तंभों पर की गई पॉलिश शीशे के समान चमकदार थी। स्तंभों के लेख युक्त और लेख विहीन दोनों प्रकार मिलते हैं तथा लेख युक्त स्तंभों की संख्या 10 मानी गई है। रचना की दृष्टि से स्तंभ 4 भागों में विभाजित दिखते हैं। स्तंभ यष्टि, शीर्ष घंटाकृति या अवांगमुखी कमल, चौकी या गोलाकार फलक और शीर्ष पर पशु आकृति। आप फिगर में सबसे पहला देखें, सांची, सारनाथ तथा लौरिया नंदनगढ़ बिहार जैसे स्तंभ प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो इस आंसर को आपको 1-2 बार सुन लेना है ताकि जो हार्ड वर्ड है आपके मन में बैठे, ठीक है। स्तंभ यष्टि, अवांगमुखी कमल, ठीक है, इस टाइप का वर्ड आपके मन में बैठना चाहिए। सांची, सारनाथ, लौरिया नंदनगढ़ बिहार जैसे स्तंभ, ठीक है, ये सब शब्द आपके मन में बैठेगा तो जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसका प्रभाव थोड़ा अलग दिखाई देगा। फिर आपको काम क्या है कि विदेशी प्रभाव में किसका क्या मत है उसको आप जरूर से एक जगह कलेक्ट करके रखेंगे कि जब भी वास्तुकला से क्वेश्चन आएगा, अगर समालोचनात्मक ढंग से आए या फिर अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आए तो हम इस तरफ से तर्क देते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो भी मटेरियल है वो पका पकाया नहीं है, आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। इसमें से जो आपको सही लगता है वो आप नोट्स कीजिए। वीडियो को 2-4 बार सुनिए ताकि आपको चीज़ें याद हो और ये वर्ड्स आपके माइंड में बैठें। और जब आपको दिमाग में चीज़ें बैठने लगे तो आप इसको फिर लिखने का कोशिश कीजिए, तब जा कर के ये काम ख़त्म होगा, ठीक है। इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।